रूस और ईरान की हाई लेवल मीटिंग, पुतिन और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात, अहम पैगाम शेयर कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इस मुलाकात का अहवाल। पुतिन के एक एक अल्फाज पर हम गौर करेंगे कि आखिर किस तरह उन्होंने ईरान की सपोर्ट का ऐलान किया है। हम देखेंगे ईरान का अग्रेसिव पोस्चर, जो इस निगोशिएशंस के बीच में ईरान का मौक़िफ़ सख्त हो चुका है, उसके पीछे क्या रीज़न है, और ईरान के अग्रेसिव पोस्चर के पीछे रूस की ये मीटिंग भी शामिल है। और यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि रूस की तरफ से ऐसा क्या पैगाम मिला ईरान को जिसने ईरान के कॉन्फिडेंस में इजाफा किया है। हम देखेंगे ईरान का अमेरिका को नया मैसेज, जिसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये मुझे पसंद नहीं आया। हम देखेंगे रूस और ईरान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रशिया किस तरह अपना किरदार अदा कर रहा है, और यहाँ पर ईरान ने इस मीटिंग के बाद क्या नया लेवरेज हासिल करने की कोशिश की है। आइए जानते हैं। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर रशिया के तारीखी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में लैंड हुए और वहां पर उनकी मुलाकात पुतिन से हुई है। अभी हम और भी जानेंगे कि और कौन कौन से अहम लोग इस मीटिंग में मौजूद थे, जिससे इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पता चलता है, और क्या क्या पॉसिबल सपोर्ट प्रोवाइड की है रूस ने ईरान को, वो भी हम जानेंगे। पुतिन ने इस मुलाकात के दौरान इस जंग के हवाले से जो कुछ कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अखज़ करते हैं कि रूस किस तरह ईरान की मदद कर रहा है। सबसे पहले तो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि वेस्ट एशिया में अमन लाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का मैसेज रिसीव हुआ है और हम अपनी बेस्ट विशेस उनको प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि आप हमारी तरफ से सुप्रीम लीडर को सिंसियर वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करें, और कंफर्म किया कि रूस इस सारी सिचुएशन में ईरान के साथ अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं उनको आगे लेकर चलना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है रूस के सदर ने कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो उसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि किस तरह ईरान के बहादुर लोग इस एग्रेशन का सामना कर रहे हैं। हम इनकी बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं और हर मुमकिन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरानियंस जिस हौसले के साथ अपनी सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, ये काबिल तहसीन है। उन्होंने ईरानी लोगों की बहादुरी पर उनको खराजे तहसीन पेश किया, जिस तरह वो वेस्टर्न एग्रेशन के सामने डट कर खड़े हो गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मुश्किल पीरियड जल्द गुजर जाए और अमन कायम हो। हम ईरान के इंटरेस्ट को हर तरह से सर्व करेंगे, ना सिर्फ ईरान के लोगों का इंटरेस्ट बल्कि इस पूरे रीजन का इंटरेस्ट। और यहाँ पर रूस का इशारा फॉरेन इंटरवेंशंस की तरफ ही था कि इन्होंने पूरे रीजन को तबाह बर्बाद कर दिया है। अक्सर चाइना के साथ भी जब ये मीटिंग करते हैं तो यही इसी तरह की बातें करते हैं कि चाहे अफगानिस्तान हो या मिडिल ईस्ट हो, यहाँ पर जो यूएस ने इन्वेजन्स की हैं, इसकी वजह से पूरा खित्ता तबाह बर्बाद हो गया है और दहशत गर्दों की आमाजगाह बन गया है, जिसने वीक हुकूमतें कायम की हैं और सिक्योरिटी सिचुएशंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और दहशत गर्द हमारे बॉर्डर्स तक आ गए हैं। तो रूस अक्सर ये इल्ज़ाम लगाता है, ये रूस और चाइना की एक कंबाइंड फिलॉसफी है कि फॉरेन इंटरवेंशन किसी सूरत में कबूल नहीं, और हम हर मुमकिन इकदामात करेंगे इन इंटरवेंशंस का रास्ता रोकने के लिए। और एक और लाइन भी इनकी मशहूर है कि रीजन के फैसले इस रीजन में ही होंगे और किसी आउटसाइड पावर को ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ आकर लोगों को धमकाए। तो इस हवाले से भी रशिया की फिलॉसफी देखें तो यहाँ पर वो ईरानियंस के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। वैसे तो इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, और इस मौके पर इनका फॉरेन मिनिस्टर से मिलना एक बहुत बड़ा इन्होंने बूस्टर दिया ईरान को कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। और पुतिन का खुद इस मौके पर मिलना ये एक बहुत बड़ा पैगाम है अमेरिका के लिए। अब जरा देख लेते हैं कि किस तरह यहाँ पर हमें इशारे मिलते हैं कि रूस ईरान को मजीद सपोर्ट करने के लिए तैयार नजर आता है, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रेडी नजर आता है। और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट में आपको पता है वो हर किस्म की सपोर्ट शामिल होती है जो किसी भी पार्टनर को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होती है, चाहे इकोनॉमिक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट। और यहाँ पर इन दोनों पार्टीज़ ने बातचीत की है रिगार्डिंग कोऑर्डिनेटेड इंटरैक्शंस। कोऑर्डिनेटेड इंटरैक्शंस का आप समझ सकते हैं कि मिलकर जो फैसले किए जाते हैं, और एडवांसिंग ज्वाइंट प्रोग्राम्स एट द
रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स के ज्वाइंट प्रोग्राम्स, जो इनकी ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ग्लोबल लेवल पर, उसको किस तरह आगे लेकर जाया जाए। और हमने ये भी देखा है कि इन पूरी टॉक्स के दौरान रूस ने यह भी ऑफर किया है अमेरिका को कि हम ईरान की जो एनरिच यूरेनियम है, जो 60% तक ईरान जिसको एनरिच कर चुका है, 400 किलोग्राम जो ईरान के पहाड़ों में दफन है, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं, जिस तरह हमने 2015 में ली थी। लेकिन अमेरिका ये बात रूस की मान नहीं रहा, क्योंकि उनको ये डर है कि जितनी क्लोज इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रूस किसी मौके पर ये ईरान को खुफिया तौर पर वापस सप्लाई कर सकता है यूरेनियम को। तो इसलिए यूएस अभी इस चीज को नहीं मान रहा, और यहाँ भी रूस ने एक बहुत बड़ी ऑफर की हुई है कि हम ईरान की एनरिच यूरेनियम ले सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जब मौजूद थे तो उनकी मुलाकात रशिया की फॉरेन मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर से भी हुई है, जो कि ईरानियन डेलीगेशन के साथ मीटिंग में मौजूद थे। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर ईरान की रूस से सिर्फ जंग बंदी और न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से ही बातचीत नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर रूस की जो सपोर्ट है ईरान को रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उसको भी डिस्कस किया गया है। और ये रिपोर्ट्स वेस्टर्न जरीदों में छपी थी कि रूस की इंटेलिजेंस ने ईरान की यूएस ट्रूप मूवमेंट पर नजर रखने में काफी मदद की है, और यूएस की नई मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स के हवाले से भी रूस ईरान को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे ईरान आजकल ये अंदाजा लगा रहा है या ये अखज़ कर रहा है कि ये वॉर बहुत जल्द रिज्यूम होने वाली है। इसलिए ईरान अपना नैरेटिव ये बना रहा है कि अमेरिका टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने हमला करना ही करना है। लिहाजा जब तक अमेरिका ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स नहीं लेगा, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हमारा ब्लॉकेट खत्म नहीं करेगा, हमारी कश्तियों को नहीं रोकेगा, हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल जारी रखेंगे और कोई बातचीत नहीं करेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर रशियन इंटेलिजेंस यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दे रही है इन्हें कि यूएस की जो ट्रूप मूवमेंट है जो बढ़ती जा रही है, जो डिप्लॉयमेंट्स में इजाफा हो रहा है, ये तो हमने आपको इस वीडियो में भी बताया था कि बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं। वेस्ट और यूरोप वाली साइड से बहुत ज्यादा सामान आ रहा है और ईरान इस पर नजर रखे हुए है। इस हवाले से रूस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर रशियन मिलिट्री ऑफिशियल्स की प्रेजेंस हमें बताती है कि ईरान के साथ इनका कोऑर्डिनेशन कितना क्लोज है। और ये भी बात हकीकत के बिल्कुल करीब है कि यहाँ पर रूस और चाइना का एक मफाद है कि ईरान ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्ट करे इनकी सपोर्ट की मदद से यूएस अग्रेशन को, और यहाँ पर यूएस को कंज्यूम होता हुआ देखे, इनके इंटरसेप्टर्स को ज़ाया होते हुए देखे, वॉर की मजीद डिटेल गैदर करे, इंफॉर्मेशन गैदर करे। और इसलिए ये समझ आती है कि रूस और चाइना ईरान को मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये नहीं है कि इस जंग के दौरान कोई स्पेशल चीज़ें आ रही हैं, इनके जो पुराने मुआहदे हुए हैं, जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं, जो कि ये तो नहीं कहते कि एक फरीक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा, लेकिन इनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं वो एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करती हैं कि हम आपके साथ मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन का तबादला होगा, अगर आपको मिसाइल्स का इक्विपमेंट चाहिए तो वो हम आपको देंगे, ज्वाइंट ड्रोन प्रोडक्शन हम मिलकर लगाएंगे। ये मुआहदे पहले से ही मौजूद हैं और उनको ही एक्सरसाइज किया जा रहा है। और अमेरिकन जरीदा CNN ये रिपोर्ट कर चुका है कि रूस ईरान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा था अमेरिकन ट्रूप्स की मूवमेंट्स और लोकेशंस के बारे में, उनकी शिप्स की लोकेशंस के बारे में, एयरक्राफ्ट्स की पोजीशन के हवाले से। इसके अलावा एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ने रूस से ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स पर भी बातचीत की है, और एक इनका जो ट्रेड कॉरिडोर है ये कैस्पियन सी के जरिए गुजरता है, कैस्पियन सी के थ्रू गुजरता है। वहां से इनकी ट्रेड होती है जहां पर यूएस की सैंक्शंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वही रास्ते जो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करते हैं वो चाइना तक भी पहुंच सकते हैं। ये लंबे ट्रेड रूट्स हैं जो लैंड के जरिए कनेक्ट होते हैं, जो हमने आपको इन वीडियोस में बताए हुए हैं। और यहाँ पर अमेरिका के पास बहुत महदूद ऑप्शंस हैं। अमेरिका नेवल ब्लॉकेट तो लगा सकता है, लेकिन चाइना के BRI को काउंटर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए चाइना BRI के कॉन्सेप्ट के साथ आया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, के लैंड रूट्स को एक्सप्लॉइट किया जाए। चाइना को भी आइडिया है कि अमेरिका मैरीटाइम डोमेन में बदमाशी कर सकता है, इसलिए हमें CPEC नजर आता है, इसलिए BRI के प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं। और ईरान और चाइना ऑलरेडी ऐसे बहुत से ट्रेड रूट्स इस्टेब्लिश कर चुके हैं। रूस के साथ ऑलरेडी एक पक्का रूट इस्टेब्लिश है इनका। और अभी जो हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि पाकिस्तान ईरान के जरिए अब सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट कर रहा है, ईरान के पास भी यहाँ पर एक मौका है कि पाकिस्तानी पोर्ट्स का इस्तेमाल करे। यानी जब तक ईरान पर एक दबाव है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, पाकिस्तान का तो बॉर्डर लगता है ईरान से, लेकिन इसमें पाकिस्तान को मोहतात रहना पड़ेगा। पाकिस्तान पर सैंक्शंस वगैरह लग सकती हैं
हैं, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान भी ये ध्यान से ही कर रहा होगा, क्योंकि जितनी ट्रैफिक इस वक्त गवादर और कराची पर है, पाकिस्तान को ऑलरेडी उसको मैनेज करना मुश्किल हुआ है। और यहाँ पर ईरान की मैक्सिमम कोशिश है कि उनका जो ऑयल रेवेन्यूज़ हैं उनमें कमी ना आए, उनकी एक्सपोर्ट्स जारी रहें। इस वक्त यूएस इनकी कश्तियों को तो पकड़ है, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आगे जो यूएस ने नाका लगाया है वेस्ट सी ऑफ ओमान के ऊपर, ईरान की कुछ कश्तियां गुजर भी रही हैं। और यहाँ पर चाइना ने भी पैगाम दिया अमेरिका को कि आप जरा बाज रहो। अमेरिका जवाबन ये कह रहा है कि जब तक आप इनको मिलिटरीली सपोर्ट प्रोवाइड करते रहोगे, हम आपकी और ईरान की ट्रेड में रुकावटें डालते रहेंगे। और इससे डोनाल्ड ट्रंप एक लेवरेज हासिल करना चाहते हैं। जो इनकी मीटिंग होनी है शी जिनपिंग के साथ, उसमें शी जिनपिंग ने जो बैन लगाया है उन कंपनीज पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस करती हैं कि आप अमेरिकन कंपनीज के साथ काम नहीं कर सकते, तो डोनाल्ड ट्रंप इस रिक्वेस्ट के साथ जाएंगे कि रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई हमें बहाल करो, हम आपके यहाँ जो ट्रेड रूट्स हैं, जो मैरीटाइम रूट्स हैं, उनको खोल देंगे। तो एक ये भी रीजन नजर आती है यूएस ब्लॉकेट की। ये प्रेशर सिर्फ ईरान पर ही नहीं बल्कि चाइना पर भी है, और ईरान इस ब्लॉकेट को बाईपास करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। और रूस का इस मौके पर विजिट ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इस विजिट में इन रूट्स के बारे में डिस्कस करना वो इस विजिट के एक सिलसिले की एक कड़ी है। ईरान और रूस ने पिछले साल यानी 2025 में एक 20 साला स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें यही चीज़ें डिस्कस की थी कि दोनों चूंकि वेस्टर्न सैंक्शंस का शिकार हैं, तो आपस में हम अपनी ट्रेड बढ़ाएंगे, चाइना के साथ कोऑपरेशन में इजाफा करेंगे, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन में इजाफा करेंगे, एक दूसरे की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाएंगे, और ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे यूएन वगैरह में। और इसलिए अभी हमने रशिया के यूएन एम्बेसडर का ये बयान देखा है। उन्होंने कहा है कि ईरान हैज़ राइट टू कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। उन्होंने कहा है कि इस तरह की जंगी सिचुएशन में जब आप पर ब्लॉकेड लग जाए और एक जंग का खतरा हो, तो ये पूरा राइट है आपका कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। उन्होंने कहा कि जंग के माहौल में एक कोस्टल स्टेट जो कि अंडर अटैक हो, वो नेविगेशन को अपनी मर्जी से लिमिट कर सकती है अपनी स्ट्रेटेजिक मुश्किलात में कमी लाने के लिए, जिसका मेन पर्पस है सिक्योरिटी। और ये यूएन में कहा है रूस ने। इस विजिट से ईरानियंस ने भी ये शो कराया है पूरी दुनिया को कि वो आइसोलेटेड नहीं है, और रूस ने भी यही पैगाम दिया है कि आप अभी अकेले नहीं, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं और हम आपकी हर मुमकिना मदद करेंगे इस जंग से आपको निकालने में, और आपकी कैपेबिलिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। अब जो स्ट्रेटेजिक ताउन है या मिलिट्री ताउन है, उसकी खबरें तो मंजर आम पर नहीं आती, लेकिन आपको खुद अंदाज़ा लगाना पड़ता है, आपको जो एनालिसिस है वो तैयार करना पड़ता है, डॉट कनेक्टिंग करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर क्या पॉसिबल डेवलपमेंट हो सकती है। जैसा कि ट्रेड रूट्स हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, और जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन। जैसे रशिया यूक्रेन जंग में ईरान ने रशिया की मदद की थी, बहुत से ड्रोन दिए थे। उसके बाद हमने देखा था कि इनके दरमियान एक जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन मैकेनिज्म क्रिएट हुआ था, और उसके तहत ईरान भी हासिल करता है रूस से ड्रोन्स। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हो रही है इसी रीजन में, सेंट्रल एशियन रीजन में, किर्गिस्तान में SCO समिट हो रही है डिफेंस मिनिस्टर्स की, जहां पर पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ भी मौजूद हैं। SCO जैसा कि हम सबको पता है, चाइना ने एशियन ममालिक के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी और पीस के लिए। बेसिकली इसमें चाइना और रूस का यही पर्पज है कि फॉरेन इंटरवेंशंस का रास्ता हमने मिलकर रोकना है। लेकिन मसला ये है कि SCO में भी कुछ अपोजिंग पार्टीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों इसका पार्ट है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स इसका पार्ट है, ईरान इसका पार्ट है। और ईरान ने यहाँ पर SCO पार्टनर्स को एक ऑफर दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हमने अमेरिका को मजा सिखाया है, हम अपनी ये डिफेंस कैपेबिलिटीज सारे SCO कंट्रीज के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे जो डिफेंसिव वेपन्स हैं, हमारे दोस्त उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ईरान का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, जो अभी हम आगे भी देखेंगे। उन्होंने जो बातचीत की है, जो डिमांड्स रखी हैं, वो कहते हैं कि वी आर रेडी टू शेयर द एक्सपीरियंसेस ऑफ अमेरिकाज डिफीट विद अदर मेंबर्स ऑफ द SCO। यानी वो ये एज्यूम कर चुके हैं कि हमने अमेरिका को पहले राउंड में शिकस्त दे दी है और हम दूसरे राउंड के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और इसलिए ईरानियंस कह रहे हैं कि हमें कोई एतमाद नहीं है ट्रंप और इनकी टीम पर, इन्होंने दूसरा राउंड स्टार्ट करना ही करना है, और इसलिए हम इनसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका अपने आप को रीआर्म कर रहा है और एक दूसरा राउंड जल्द स्टार्ट हो सकता है, और एक बार फिर हमें बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है यूएस एसेट्स की इस रीजन के अंदर। अब जरा बात करते हैं बातचीत के हवाले से कि क्या बातचीत हो रही है। इस हवाले से रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और ईरानियंस के मुताबिक हमने पाकिस्तान के जरिए पैगाम पहुंचा दिया है। और ये वेस्टर्न मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ
हुआ था, जिसके बारे में बाद में अब आ रहा है कि ट्रंप खुश नहीं है। पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान बहुत सी बातें मान गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये प्रपोजल हमें पसंद नहीं आया, ये लवली प्रपोजल नहीं है, ये ब्यूटीफुल प्रपोजल नहीं है, इसमें बहुत से मसले मसाइल हैं। तो अब ईरान क्या कह रहा है, ईरान सीधा हो गया तकरीबन। एक कॉन्फिडेंस इनको मिल रहा है, जो इनकी मुलाकातें हो रही हैं ओमान से, पाकिस्तान से, रूस ने पूरी बैकिंग दिखाई है ईरान को। और ईरान यहाँ पर आप देखें टॉक्स का जो स्कोप है उसको भी वसी कर रहा है। पहले ईरान ने इस जंग के स्कोप को वसी किया जीसीसी स्टेट्स पर हमला करके, यानी उनको भी इसका स्टेक होल्डर बना दिया, यानी मसले को बड़ा कर दिया है। पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो गया, अब रूस को भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो ईरान यहाँ पर इसका स्कोप एक्सपैंड करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब ईरान ने जो यूएस के बारे में बातचीत की है वो बड़ी आपको हैरान कुन आपको नजर आती है। ईरान का कॉन्फिडेंस लेवल, ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम तब तक अग्रेसिवली कंट्रोल करते रहेंगे जब तक अमेरिका ब्लॉकेड नहीं हटा लेता, और उसके बाद अगर बातचीत रिज्यूम होती है तो उसमें हम न्यूक्लियर को फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। यानी पहले जो ईरान बहुत सी कंसेशंस देने के लिए तैयार नजर आ रहा था, ईरान ने कहा है कि अभी फिलहाल न्यूक्लियर पर बातचीत नहीं होगी, उस पर बात बाद में हो जाएगी, पहले आप हमारा नेवल ब्लॉकेट खत्म करें, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर क्या करना है। ईरान ने कहा है कि आपके ये जो दो लोग हैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, इन पर तो हमें मुकम्मल एतमाद नहीं है। स्टीव विटकॉफ की कोई एक्सपर्टीज नहीं है इस सारे मामले में, वो एक निगोशिएटर नहीं है, और जेरेड कुशनर इजराइल के इंटरेस्ट को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम जेडी वेंस से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने नॉन सीरियस करार दिया है, और उन्होंने कहा कि इनकी जो मिलिट्री मूवमेंट्स हैं इससे साफ पता चल रहा है कि ये दूसरे हमले की तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए भी हम तैयार बैठे हैं। और ईरानियंस ने फाइनली ये भी ओपनली कह दिया है कि ऐसे लग रहा है कि इन टॉक्स में इजराइल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है अमेरिका के ऊपर, और इसलिए अमेरिका अपने इंटरेस्ट आगे नहीं रख पा रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है नेतन्याहू की हुकूमत से। और न्यूक्लियर इश्यूज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने रेड लाइंस करार दिया है। ईरान ने कहा है कि अब न्यूक्लियर पर बाद में होगी, और यहाँ पर न्यूक्लियर पे इनका क्या मामला फंसा हुआ है, अमेरिका ये चाहता है कि 20 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट को तर्क कर दे, और जो एनरिच यूरेनियम है उसको हमारे हवाले कर दे। ईरान कह रहा है ये हम आपके हवाले तो नहीं करेंगे, किसी दोस्त मुल्क के हवाले हम ज़रूर कर सकते हैं, और हम इस पर 5 साल का पॉज लगा सकते हैं, 20 साल का नहीं, और आप हमें सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने दोगे। हम 3 से 5% तक यूरेनियम एनरिचमेंट को जारी रखेंगे, जिससे हम मेडिसिन या बिजली एनर्जी वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो 2015 के एग्रीमेंट में था, जो ओबामा की हुकूमत ने किया था। 3.67% तक इनको इजाजत दी थी कि आप एनरिच करें यूरेनियम को, जिससे एटम बॉम्ब नहीं बन सकता। लेकिन अभी ईरान के खिलाफ क्या जस्टिफिकेशन दी जाती है कि ये जो 400 किलोग्राम यूरेनियम पड़ी है एनरिच यूरेनियम, इसको ये 60% तक एनरिच कर चुके हैं, और अगर थोड़ी सी और करें 90% तक पहुंच जाए तो फिर ये एटम बॉम्ब बन सकता है। तो इससे उनको डर है। ईरान कह रहा है कि ये हमारी सॉइल से ट्रांसफर नहीं होगी, ये इसको रेड लाइन करार दे रहे हैं कि ये जाएगी तो रूस के पास जाएगी या किसी और दोस्त मुल्क के पास, आपको नहीं हम देंगे जो अमेरिका मुतालबा कर रहा है। और ईरान ने यह भी पिछले दिनों कहा था कि जो चीज आप लड़ाई करके हासिल नहीं कर सके वो टेबल पर क्यों मांग रहे हो। ये जो लोग आए थे आपके पायलट को छुड़वाने बकौल आपके, वो यूरेनियम को चोरी करने आए थे जो कि हमने नहीं करने दी, तो अब आप इसको टेबल पर मांग रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, चोरी नहीं कर सके तो फिर मांग क्यों रहे हो। चोरी करना भी एक एग्रेशन का अमल है। और ईरानियंस ने यहाँ पर क्लियर कह दिया है कि अब हम निगोशिएशंस के हवाले से अपने डिजाइन को फॉलो करेंगे, अपनी मर्जी से बातचीत करेंगे, और ये चीजें इन्होंने अमेरिका को बता दी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि न्यूक्लियर के हवाले से जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो हमने पाकिस्तानी साइड के सामने रख दिए हैं, जो पाकिस्तान ने कन्वे कर दिए ट्रंप को। न्यूक्लियर इशू, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलवाने का इशू, ईरान कह रहा है कि हम अपनी सख्ती तब नरम करेंगे जब आप हमारी कश्तियों पर नेवल ब्लॉकेड हटाएंगे, और जब तक नहीं हटाएंगे कोई बातचीत नहीं होगी अमेरिकन से फेस टू फेस। इसके अलावा ईरान फ्रोजन एसेट्स की बात करता है जो $20 बिलियन से जायद हैं, वो दुनिया भर के बैंक्स में पड़े हैं जो यूएस ने मुंजमद करवाए हुए हैं। ईरान उनकी हवालगी चाहता है। इसके अलावा $270 बिलियन का जो ईरान क्लेम करता है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है यूएस और इजरायली हमलों की वजह से, वो कंपनसेट किया जाए। अगर नहीं कंपनसेट करना तो एक टोल टैक्स हम रख रहे हैं, वो सारी दुनिया हमें अदा करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, जो कि लोकल करेंसी में होगा या चाइनीज करेंसी में होगा। जबकि यूएस की तरफ से एक डिमांड ये भी है कि ईरान अपने रीजनल इन्फ्लुएंस में कमी करे, ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको डिसमेंटल करे। और आजकल जो हिजबुल्लाह जिस टफ तरीके से लड़ रही है सदरन लेबनान में इजरायलीज के साथ, उसने इजरायलीज को बहुत
बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। और अंसारुल्लाह का डर भी अलग है यमन वाली साइड से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो चोक हुई भी है, अगर बाबुल मंडब स्ट्रेट भी चोक हो जाती है तो फिर ऑयल टाटा बाय बाय। और यहाँ पर सिर्फ ऑयल नहीं, यहाँ पर गैस का मसला है, यहाँ पर अमोनिया का मसला है जिससे फर्टिलाइजर बनते हैं, खादें बनती हैं, यूरिया। ये एक बहुत बड़े फूड क्राइसिस को जन्म दे रहा है पूरे एशिया में। पूरा एशिया परेशान है और एशिया के साथ साथ यूरोप और अमेरिका की परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। तेल और गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, फूड महंगी हो रही है। और ईरान के मुताबिक अमेरिका जब तक इस नेवल ब्लॉकेट को लगाकर रखेगा हम बातचीत नहीं करेंगे और हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कश्तियों को पकड़ते रहेंगे। और अगर वॉर रिज्यूम होती है तो ये सिर्फ अमेरिका या इजराइल के साथ नहीं होगी, ये जीसीसी के उन तमाम ममालिक के साथ होगी जिन्होंने यूएस को अपनी बेसिस दी हुई हैं हम पर हमला करने के लिए। और ईरानियंस यहाँ पर ये भी मैसेज दे रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाफ अग्रेशन का खात्मा किया जाए पहले, तब हम आपसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे। और ये भी बहुत कम देखा है हमने कि जहाँ यूएस जो कि सुपर पावर कहता है अपने आप को, जिसने हिस्टोरिकली मुल्कों को तबाह किया हुआ है, वो मुज़ाकरात के लिए तैयार था, लेकिन ईरान यहाँ पर सीधा हो गया। ईरान का अग्रेसिव पोस्चर हमें नज़र आया है और ईरान के मुताबिक उसके पीछे रीज़न नेवल ब्लॉकेड है। यूएस की एग्रेशन तो हमने हिस्टोरिकली देखी है, लेकिन यहाँ पर हम पहली बार ये देख रहे हैं कि अग्रेसिव अगर यूएस हो रहा है तो फिर दूसरी तरफ ईरान भी उतना ही अग्रेसिव हो रहा है कि हमने बातचीत नहीं करनी, जाओ पहले ये करोगे तो तब हम तुमसे फेस टू फेस बातचीत करेंगे। और ईरान का ये कहना है कि अब अमेरिका इस पोजीशन में नहीं कि वो अपनी पॉलिसी को दूसरे मुल्कों पर डिक्टेट कर सके। ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है, जिससे पता चलता है ईरान का कॉन्फिडेंस। और कुछ ना कुछ तो वो अंदाजा लगा चुके हैं अमेरिकन कैपेबिलिटीज के हवाले से। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ईरान ने जो रूस से इंगेजमेंट की है, क्या इससे ईरान को एक नया कॉन्फिडेंस मिला है? और क्या आप समझते हैं कि रूस की तरफ से कोई बड़ी सपोर्ट मिली है ईरान को जिसकी वजह से ईरान भी सीधा हुआ है? या आपके ख्याल में ये सपोर्ट इतनी ओपन या डायरेक्ट नहीं, वही पुराने मुआहदों के तहत है, यानी इस स्टेज पर कोई आउटस्टैंडिंग सपोर्ट नहीं है, जो थोड़ी बहुत सपोर्ट इनको डिप्लोमेटिकली या इंटेलिजेंस वाइज मिलती रहती है वही है, कुछ नया यहाँ पर नहीं हुआ? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।